हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल केमिस्ट्री पेपर के यूनिट जो है क्वांटम केमिस्ट्री, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक द रिजिड रोटेटर के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन कुछ टाइप से आता है कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी एनर्जी कैलकुलेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजिड रोटेटर क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यह डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है। A diatomic molecule rotating about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity of the molecule constitute an example of a rigid rotator. It is being assumed that the internuclear distance does not change during rotation. This system represent rotational motion. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई डायटोमिक मोलिक्यूल है जिसके दो एटम हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये रही, जिसे हम कह रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, एक ही एक्सेस ये हो गई। अब इन दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो होगा, इनका एक जो होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसकी तरफ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ये जो होगी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो एक्स होगी, ठीक है, एक्सेस, वो किसके परपेंडिकुलर है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है। ठीक है, तो ये जो हमारा मोलिक्यूल होगा, मतलब कि डायटोमिक मोलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इसके अराउंड जो है रोटेशन करेगा। ठीक है, इसके अराउंड ये घूमेगा ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो इन दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। ये जो होती है, मान लें कि हमने आर मानी है तो ये फिक्स रहती है। ठीक है, तो यही जो है एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, रिजिड रोटेटर का। ठीक है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख रखी है। यहाँ पे भी हमने दो एटम है, M1 मास का और एक M2 मास का। ठीक है, ये M1 है और ये M2 मास का। ठीक है, और ये जो है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, और ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हमने आर कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अपने जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके अराउंड जो है रोटेशन कर रहा है। अब ये जो M1 मास की जो हमारा पार्टिकल है या जो एटम है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हमने R1 मान ली है, और जो M2 मास का हमारा पार्टिकल या फिर जो हमारा एटम है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हमने R2 कंसिडर करी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो R1 प्लस R2 होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हमारे R के। तो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, लेट अस कंसिडर ए डायटोमिक मोलिक्यूल विथ एटम ऑफ M1 एंड M2 मासेस। ठीक है, rotating around their center of gravity. Let the distance from M1 of center of gravity is R1 and from M2 is R2. Here the distance between them would not change. मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा R जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 का सम। ठीक है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस पर क्या होता है, हमारा द्रव्यमान आगुणों का जो होता है, समस्त द्रव्यमान आगुणों का योग 0 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा M1 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 R2। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम जो हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले R2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सेकंड बार में हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो R2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है, M1 R1 इक्वल टू हो जाएगा M2, R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, R1 को हम यहाँ पे भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, R माइनस R1। अब ये हो जाएगी हमारे M1 R1 इक्वल टू हो जाएगा M2, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस M2R1। अब ये इसको हम और सोल्व करेंगे और इसको यहाँ पे हम भेज देंगे तो क्या उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इसकी नेगेटिव में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव में हो जाएगी। ये हो जाएगा M1R1 M2R1 इक्वल टू हो जाएगा M2R। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम R1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, और इसके जो हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा हमारा R1, और यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, M1 प्लस M2 को वहाँ पे भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, R1 इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। ठीक है, अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसी टाइप से हम यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने R2 की वैल्यू पुट करी थी, फिर हम अब R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हमारी जो है सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ से हमारी R2 की वैल्यू निकलेगी जो होगी हमारी M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय R। इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। ठीक है, एज वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है हमारे M/R²। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बार जो डिस्टेंस होती है उसका जो होता है स्क्वायर होता है। अब ये हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर। ठीक है, दो मासेस थे हमारे पास। अब I हो जाएगा I इक्वल टू M1R1 की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर जो निकाली थी इक्वेशन 2 से पुट कर दी यहाँ पे, M2 अपन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय R का होल स्क्वायर।
प्लस m2, r2 की वैल्यू यहाँ पे हम जो है पुट कर देंगे, वो क्या है m1 अपॉन m1 प्लस m2 r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारे m1 m2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसी टाइप से प्लस m2 m1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 का स्क्वायर, ठीक है, m2 मल्टीप्लाई बाय m1 का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, r स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया क्योंकि r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से इनका एलसीएम क्या गया था, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी हम एक चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो m1 m2 जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम m1 m2 को कॉमन ले लेते हैं। तो i की वैल्यू हमारी आ जाएगी, i इक्वल टू आ जाएगा हमारे m1 m2 m1 प्लस m2 और r स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से m1 प्लस m2 एक बार जो है कैंसिल हो जाएगा और नीचे में रहेगा केवल m1 प्लस m2, आई इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम क्या कहते हैं, म्यू, ये होता है हमारा रिड्यूस मास, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख रखी है, म्यू इक्वल टू होता है रिड्यूस मास, जिसकी वैल्यू होती है हमारी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसको 1 अपॉन म्यू करके लिखोगे आप तो इसकी वैल्यू इसको कुछ इस टाइप से आएगी, 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, ठीक है। From the above equation we calculated that the two body system can be replaced by a single body of reduced mass and placed at distance equal to separation between the two masses, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इससे हमको क्या पता चला है कि जो हमने दो मास लिए थे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक रिड्यूस मास वाले सिस्टम से भी, और उसका भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो होगी हमारी सेम होगी। यहाँ पे हम बस केवल रिड्यूस मास का यूज़ करेंगे और वहाँ पे जो है उन दोनों जो पार्टिकल थे, एटम थे, उनके मासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा काम था वो हो गया है, जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। अब हम देखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज फिक्स सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर द रिजिड रोटेटर हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो डिस्टेंस थी हमारे दोनों न्यूक्लियस के बीच में वो फिक्स थी, और हमने पहले ही बता रखा है कि वो फिक्स आर है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो तो हमारी होगी टोटल जीरो, ठीक है। और इसलिए जो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी केवल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, जहाँ पे जो ई इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस वी, टी जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, वी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है, इसलिए जो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी डिपेंड करेगी केवल काइनेटिक एनर्जी पर, जिसकी वैल्यू जो होती है हमारी लीनियर जो मोशन होता है उसके अंदर होती है हाफ mv², ठीक है। तो हम दोनों जो हमारे मासेस थे उनके लिए निकाल लेंगे अलग अलग, इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो v है हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम रिलेशन जानते हैं कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसमें रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे कि e इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो एंगुलर जो हमारी मूवमेंट होती है, जो एंगुलर गति होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ओमेगा जो होती है कोणीय जो वेग होता है वो सेम रहता है, ठीक है। ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से हमने ये जो ओमेगा स्क्वायर था कॉमन ले लिया, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर जो हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो पहले भी इक्वेशन में देखा था कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या था, जो m1 r1 स्क्वायर था प्लस m2 r2 स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू रख देंगे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या निकालेंगे कि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ आई से जो है मल्टीप्लाइड भी कर देंगे और आई से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो आई है ऊपर जो हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आई ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई अब डिवाइड बाय आई, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आई। अब हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा लीनियर जो मोमेंटम होता है पी वो होता है हमारा एम वी, और हम जानते हैं कि जो हमारी एंगुलर मोशन होती है उसमें एम जो होता है वो मास वो जो होता है उसको हमारा डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। और जो वी होता है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा। तो यहाँ पे एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ई की वैल्यू जो आएगी वो होगी इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर अपॉन 2i। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब हम इसका क्या करेंगे क्वांटम ट्रीटमेंट करेंगे।